हेलो फ्रेंड्स, आज के हम अपने इस वीडियो में जो कि लॉ से रिलेटेड है बात करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट की, जो कि हमारे सीए फाउंडेशन लेवल में जो है सब्जेक्ट जिसका कि हमारा पेपर 2 है लॉ का, बिजनेस लॉ कम्युनिकेशन एंड रिपोर्ट्स, उससे रिलेटेड है। तो उसमें हम लॉ का जो चैप्टर 1 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 उसका क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जिसमें कि आज हमारा ये दूसरा वीडियो है, जिसमें कि हम चर्चा करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट की। हमारे पिछले वीडियो में हमने बात की थी व्हाट इज़ एग्रीमेंट एंड व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, तो उसमें हमने एग्रीमेंट देखा था, इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ वगैरह देखे थे। और आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट की एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है। लगते तो लगभग दोनों सेम ही है, लेकिन क्या बात है जो एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट से डिफरेंट बनाती है वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए। तो हम शुरू करते हैं डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। हमारा जो पहला डिफरेंस है वो है मीनिंग का, जो कि हमारे इंस्टीट्यूट ने जो मटेरियल करवाया है आईसीआई ने, उसमें जो पहला डिफरेंस दिया गया है वो दिया गया है मीनिंग, जिसमें कि बताया गया है एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज़ एग्रीमेंट, जिसको कि हम ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस भी कह सकते हैं। अभी हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस, एग्रीमेंट का मीनिंग। अगर कोई आपसे किसी भी तरह का प्रॉमिस करता है या बहुत एक प्रॉमिस करता है या सेट ऑफ प्रॉमिसेस मतलब एक से ज़्यादा प्रॉमिसेस करता है, फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, प्रॉमिस ये है कि वो कुछ आपके लिए करेगा और बदले में आप उसके लिए कुछ करेंगे। सो कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन का क्या मतलब होता है? समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न, ये हो गया हमारा कंसिडरेशन का मीनिंग। समथिंग इन रिटर्न मतलब सामने वाला व्यक्ति कुछ आपके लिए करेगा और कुछ आप उस व्यक्ति के लिए करोगे, उसे बोलते हैं कंसिडरेशन। तो ऐसा कोई भी प्रॉमिस या प्रोमिसेस का ग्रुप है, सेट ऑफ प्रोमिसेस, जिसमें कि हम एक दूसरे से फॉर्मिंग द कंसिडरेशन, जो एक दूसरे के कंसिडरेशन फॉर्म करने हैं, उसे हम एग्रीमेंट कहते हैं, जिससे कि हम शॉर्ट में ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस भी कह सकते हैं। मीन्स इसमें एक ऑफरी होता है, एक होता है ऑफर। ऑफर होता है जो ऑफर करता है, ऑफरी जो ऑफर को एक्सेप्ट करता है। मीन्स देयर आर टू पार्टीज इन द एग्रीमेंट, दैट इज ऑफरर एंड ऑफरी। ऑफरर जो ऑफर करेगा, ऑफरी जो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। सो अगर ऑफर यानी कि पहली वाली पार्टी जो ऑफर कर रही है, ऑफर आपको कोई ऑफर करता है, मान लीजिए दो पार्टी से राम और श्याम, राम ने श्याम को ऑफर किया किसी भी बात के लिए, भाई उसने कहा कि तू मेरी कार खरीद ले, कार खरीदने का ऑफर दिया उसे। अगर श्याम वो ऑफर मान लेता है, श्याम जो कि ऑफरी है वो ऑफर मान लेता है, उसे अपनी एक्सेप्टेंस दे देता है। राम ने उसे कहा तुम मेरी कार खरीद ले 1 लाख रुपए में, उसने कहा हाँ मैं तेरी कार खरीद लूँगा 1 लाख रुपए में। दैट मीन्स राम इज़ ऑफरर, श्याम इज़ ऑफरी, एंड उसने क्योंकि अपनी एक्सेप्टेंस दे दी, हामी दे दी, हाँ कर दी, तो इट इज़ एग्रीमेंट। ये उनके बीच एग्रीमेंट हो गया। अब ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना? एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब ये इन दोनों के बीच एक एग्रीमेंट हो गया। अब और ये एग्रीमेंट जो है वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, मतलब इसकी लॉ में जगह है, लॉ द्वारा इसे इन्फोर्स किया जा सकता है। नाउ इट इज़ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन
Ram offered to Sham. It is offer and Sham accepted, then it become agreement. नाउ दिस एग्रीमेंट इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ, यानी कि इस एग्रीमेंट को हम लॉ के द्वारा इन्फोर्स भी कर सकते हैं। एक स्टैम्प पेपर लेकर उस पर सभी शर्तें लिखकर सब कुछ करवा कर इसको हम लॉ के द्वारा इन्फोर्स कर सकते हैं। सो इट इज़ अ नाउ बिकम कॉन्ट्रैक्ट। बिफोर इन्फोर्सेबल बाय लॉ इट इज़ एग्रीमेंट, बट आफ्टर इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ इट बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट। So the scope of agreement is wider as compared to scope of contract, means scope जो है contract का वो narrow है as compared to agreement, because every contract is agreement but every agreement is not an contract. For example social nature के या family arrangements के जो agreements होते हैं वो कभी भी enforceable by law नहीं होते, so they are not contracts। और किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ जो कि लीगली हो, कानूनी तौर पर मान्यता हो, उसकी होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो केवल एक एग्रीमेंट बन के रह जाएगा। यही हमारा दूसरा पॉइंट है, स्कोप। इट इज़ वाइडर टर्म इंक्लूडिंग बोथ लीगल एंड सोशल एग्रीमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया एग्रीमेंट लीगल भी हो सकते हैं एंड सोशल भी, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑलवेज एंड ऑलवेज लीगल ही होंगे। सो इसकी जो सेंस है वो नैरो हुए एज कम्पेयर टू एग्रीमेंट्स। इट इज़ scope. It is wider term including both legal and social agreement. It is used in narrow sense with the specification that contract is only legally enforceable agreements. Legal obligation. It may not create legal obligation. An agreement does not always grant rights to the parties. क्योंकि जो स्कोप है एग्रीमेंट का वो कवर करता है लीगल एज वेल एज सोशल एग्रीमेंट। सो जो काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स होते हैं वो लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट नहीं करते, जैसे कि सोशल नेचर के जो भी एग्रीमेंट्स होंगे वो कभी भी लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट नहीं करेंगे। सो एन एग्रीमेंट डज नॉट ऑलवेज ग्रांट राइट्स टू द पार्टी। सो वो कभी भी पार्टीज को जो है वो ग्रांट राइट जो है वो ग्रांट्स नहीं करेंगे। मीन्स जैसे कि आपके फादर ने आपसे वादा किया था कि अगर आप CA फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर जाओगे तो वो आपको एक बाइक लेकर देंगे, न्यू स्पोर्ट्स बाइक लेकर देंगे। लेकिन आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में फाउंडेशन क्लियर कर लिया, लेकिन आपके पिताजी ने आपको स्पोर्ट्स बाइक नहीं, कोई नॉर्मल बाइक, सिंपल बाइक ले दी, तो आप ये नहीं कि कल को उन पर केस कर दो, क्योंकि ये फैमिली अरेंजमेंट है, सोशल नेचर का एग्रीमेंट है, ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। सो ये कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन जो है वो क्रिएट नहीं कर रहा आपके फादर के ऊपर। सो ये आपको कोई राइट नहीं देता स्पेसिफिकली। अगर आप पास हो गए थे फर्स्ट टाइम में, आपके पिताजी आपको बाइक नहीं भी लेकर देते तो भी आप उन पर केस नहीं कर सकते, लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करता। सो एन एग्रीमेंट डज नॉट ऑलवेज ग्रांट राइट्स टू द पार्टी। सो ये जरूरी नहीं कि एग्रीमेंट जो है ऑलवेज राइट जो है वो ग्रांट करे, सामने वाली पार्टी को कभी कभी नहीं भी देता। सोशल नेचर के एग्रीमेंट्स के केस में नेसेसरी क्रिएट्स, और कॉन्ट्रैक्ट के केस में नेसेसरी क्रिएट्स आ लीगल ऑब्लिगेशन। कॉन्ट्रैक्ट तो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करते ही करते हैं, बिना लीगल ऑब्लिगेशन के कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। सो कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑलवेज enforceable by law and has legal obligations. A contract always grants certain rights to every party. Nature, all agreements are not contract and all contracts are agreement, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था that all agreements are not contract but all contracts are agreement, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले एग्रीमेंट वाले रास्ते से निकलना पड़ता है। सो अगर रास्ता आगे बंद हो गया तो एग्रीमेंट रह गया, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। लेकिन अगर रास्ता खुल गया तो एग्रीमेंट बन गया कॉन्ट्रैक्ट, अदरवाइज एग्रीमेंट जो है वो एग्रीमेंट ही है, आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो यही तो था हमारा आज का वीडियो, जिसमें कि हमने डिस्कस किया बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, जिससे कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि एग्रीमेंट क्या होता है और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।